नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। पिछले वीडियो में हम पॉइजन रेशियो के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रेस के बारे में बता चुके हैं, स्ट्रेन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो पहले जाके उसको देखिए, फिर ये वाला वीडियो देखिए, तब कहीं आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज हम बात करने वाले हैं हुक्स लॉ के बारे में। जनरली इसमें 3 टॉपिक हम कवर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई मटेरियल हो, इसको मैं पकड़ के खींच रहा हूँ। खींचने की वजह से हमारे एक्सटर्नल लोड की वजह से इसमें एक रजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। उस रजिस्टिंग फोर्स के पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस कहते हैं। उस रजिस्टिंग फोर्स की वजह से, हमारे लोड की वजह से ये मटेरियल हो सकता है कि डिफॉर्म हो जाए। इसकी लंबाई अगर हम बहुत तेज से खींचें, बहुत तेज़ी से अगर खींचें, तो इसकी लंबाई हो सकता है कि बढ़ जाए, यानी कि इसमें डिफॉर्मेशन आएगा, इसमें स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा रजिस्टिंग फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उस स्ट्रेस में और इसमें जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि इसके स्ट्रेन में, इस मटेरियल में जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, उसमें एक रिलेशन बन रहा है कि हमारे खींचने की वजह से इसमें जो स्ट्रेस डेवलप हुआ, वो स्ट्रेस और स्ट्रेन में कहीं ना कहीं एक रिलेशन बन रहा है। तो इसको अगर हम देखें, तो अगर हम मान लीजिए कि इसको हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर खींच रहे हैं, अगर इसमें नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा हो और जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा हो, अगर नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप हो रहा हो, तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन। अब जाहिर सी बात है कि प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं हम, तो एक कांस्टेंट आता है। तो अगर ये सिग्मा हो तो ये प्रोपोर्शनल टू एफ साइनल, इसको जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एफ साइनल। जो ई है हमारा, इसको हम कहते हैं एंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका एक दूसरा भी नाम है जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हम यहीं पे E इक्वल टू ट्रांसफर करके लिखें तो E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई ई, यानी कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो उसमें डेवलप हो रहा है स्ट्रेस, उसमें जो डेवलप हो रहा है उसके स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है। अगर यहाँ पे हम यूनिट भी देखें तो हमारा जो स्ट्रेस होता है उसकी यूनिट होती है, स्ट्रेस को जनरली हम मेगा पास्कल में देखते हैं, मेगा पास्कल में। स्ट्रेन हमारी यूनिट लेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस हिसाब से जो हमारा ई की यूनिट होती है वो स्ट्रेस की यूनिट रह जाती है। तो ई की भी यूनिट जो हमारी होगी उसको भी हम जनरली मेगा पास्कल, गीगा पास्कल इसमें ही मेजर करते हैं। एक चीज इसमें और देखने वाली है कि जो हमारा सिग्मा है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर हमारा रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसको हम लिख सकते हैं P बाई ए और इक्वल टू ई, और जो हमारा स्ट्रेन है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन अगर डेल्टा एल हो और ये एल हो, तो यहां से हो जाता है डेल्टा एल इक्वल टू पी एल बाई ए ई, जिसमें P आपका लोड है, L लंबाई है, A एरिया है और E जो है एंग मॉडुलस है। तो इसकी सहायता से आप कोई भी बार हो, कोई भी सेक्शन हो, उसमें आप इलांगेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये होता है पहला आपका कि जिसमें हमारा मालूम चला है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद हमको ई मिला है। अब देखते हैं इसमें दूसरा वाला, जिस प्रकार से नॉर्मल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन था, ठीक इसी प्रकार से अगर हमारा जो लोड लग रहा है उस प्लेन के डायरेक्शन में लग रहा हो, अगर मान लीजिए कि प्लेन है, इसके डायरेक्शन में लग रहा है, इसको काटने की कोशिश कर रहा हो, तो उस कंडीशन से इसमें शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। उस शियर स्ट्रेस की वजह से इसमें स्ट्रेन डेवलप होगा, जो कि शियर स्ट्रेन होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी हो, अगर इस डायरेक्शन में अगर हम लोड लगाएं, यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होगा, वो शियर स्ट्रेस टाउ डेवलप होगा। इसके टाउ के डेवलप होने से जो इसमें स्ट्रेन डेवलप होगा, इसकी पोजीशन कुछ ऐसे हो जाएगी, इसकी पोजीशन कुछ ऐसे हो जाएगी। तो जो इसमें स्ट्रेन डेवलप होगा फाई, वो फाई डेवलप होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी एक रिलेशन बनेगा शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन में। तो हम लिख सकते हैं कि शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाउ प्रोपोर्शनल टू फाई,
जो कि टाउ आपका शेयर स्ट्रेस है और शेयर स्ट्रेन आपका फाई है। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं हम तो यहाँ से एक रिलेशन, यहाँ पे एक मिलता है कांस्टेंट हमें, जिसे हम जी कहते हैं। और जी का मतलब होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉड्यूलस। तो यहाँ पे हम जी इक्वल टू लिख सकते हैं टाउ अपन फाई। चूंकि फाई शेयर स्ट्रेन है और टाउ जो है हमारा शेयर स्ट्रेस है, जिसकी यूनिट हम जनरली मेगा पास्कल में लेते हैं, गीगा पास्कल में लेते हैं। ये यूनिट लेस होता है। तो इस हिसाब से जो जी की यूनिट होगी वो या तो हम मेगा पास्कल में लिखें या तो हम गीगा पास्कल में लिखें। ये हमारी जी की यूनिट इसमें आती है। तो ये होता है हमारा दूसरा क्राइटेरिया, जिसमें हम देखे हैं शेयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। इसको भी अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो इसको भी स्ट्रेस है तो फोर्स अपॉन एरिया पी बाई ए, इसको भी लिख सकते हैं जो लोड लग रहा है। अगर हम तीसरा देखें इसमें, तो जो हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स के लगाने से उसमें अगर बायोमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप हो रहा हो तो हम लिख सकते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू बायोमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ पे भी अगर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे भी एक जाहिर सी बात है कि एक कांस्टेंट जरूर बनेगा। तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू हो जाता है के सिग्मा भी, के एप्सिलॉन भी। जहाँ पे आपका सिग्मा है वो नॉर्मल स्ट्रेस है, ये जो है वो आपका बायोमेट्रिक स्ट्रेन है, और जो कांस्टेंट के आ रहा है उसको हम कहते हैं बल्क मॉडुलस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको भी हम अगर बदलना चाहें तो ये P बाई ए इसको लिख सकते हैं, इसको K रहने देते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V बाई V। तो यहाँ से एक और फार्मूला बनता है, और इसको अगर इस फॉर्म में भी लिखना चाहें K इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन V। चूँकि स्ट्रेन यूनिट लेस होती है, सिग्मा की यूनिट होती है मेगा पास्कल, गीगा पास्कल। तो जो पिछले में बता चुका हूँ उसकी इसकी भी सेम यूनिट होगी, इसकी भी, चूंकि ये यूनिट लेस है तो इसकी भी यूनिट होगी मेगा पास्कल में, इसकी भी यूनिट होगी गीगा पास्कल में। तो यहाँ से ये तीनों कांस्टेंट खत्म हो गए। पहला हम लोग डिस्कस किया है ई यंग मॉडुलस के बारे में, दूसरा हम लोग डिस्कस किए हैं जी शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीसरा हम लोग डिस्कस किए हैं के यानी कि बल्क मॉडुलस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे म्यू, पॉइजन रेशियो। ये जो चारों हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के दृष्टिकोण से। एसएससी जेईई का एग्जाम दे रहे हो, गेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम दे रहे हो, ये चारों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज़ और छूट रहा है कि हुक्स लॉ जनरली क्या होता है कि प्रोपोर्शनल लिमिट को फॉलो करता है। इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए एक एजम्पशन इसको समझ सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए इसको खींच रहा हूँ तो यह ऐसा मानता है कि इसको खींचने के बाद ये अपने प्लास्टिक स्टेज में नहीं जाएगा, मतलब जो इसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स का जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं होगा। वो खींचने के बाद स्ट्रेन तो आएगा, इसमें डिफॉर्मेशन तो आएगा, लेकिन अगर लोड हटा देने के बाद फिर से वो अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा। इसके लंबाई में, एक्चुअल में इसके लंबाई में चेंजिंग नहीं होगी, उसके मॉलिक्यूल्स में चेंजिंग नहीं होगी। अगर जब तक लोड रहेगा तब तक तो इसमें डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन लोड हटा देने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ये भी आपके एसएससी जेईई का क्वेश्चन है, ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि जो हुक्स लॉ होता है वो प्रोपोर्शनल लिमिट को फॉलो करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में कुछ मटेरियल के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड कुछ एजम्पशंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो में कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।